Hello, hello. In this video, we will talk about money, prices and interest in the classical macroeconomics. So जो इंटरेस्ट रेट की क्लासिकल थ्योरी है वो बताती है कि हमें इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट उस पॉइंट पे मिलेगी जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो अपना फंड्स को लैंड करने का चाह रहा है और एक इंडिविजुअल जो बोरो करना चाह रहा है, जिस पॉइंट पे वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि लैंडिंग और बोरोइंग जिस पॉइंट के ऊपर इक्वल होगी, हमें उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट मिलेगी। ये क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। और इंटरेस्ट रेट हमें किस चीज़ पे मिलती है? या तो बॉन्ड्स के ऊपर मिलती है, या हम जो या बोरोइंग्स वगैरह के ऊपर इंटरेस्ट रेट रिटर्न मिलता है। सो ये सब किस लिए होता है? या तो फाइनेंस डेफिसिट करने के लिए कोई बोरो क्यों करेगा कि भाई उसको डेफिसिट हो सकता है, या फिर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो। सो दीज आर द थिंग्स फॉर विच bonds or borrowings are used. So now जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एक पर्सन यही ध्यान में रख के करेगा, जितने ज़्यादा उसको लगेगा कि भाई मेरे को फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, वो पर्सन उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। सो बिजनेस इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ सिंस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द इनवर्स टू द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि भाई अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गई तो यानी कि अगर वो बोरो भी कर रहा है किसी पर्सन से, तो उसको जब रिटर्न करना पड़ेगा तो वो इंटरेस्ट रेट उतनी ही ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, तो उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी इंटरेस्ट रेट्स के इंक्रीज होने पे। सो देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द interest rate. And on the supply side, business supply of bonds will be equal to the level of investment expenditure. जो सप्लाई होगी बॉन्ड्स की, मतलब कि भाई एक पर्सन, हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं बॉन्ड की, उतना ही हम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे। सपोज गवर्नमेंट बॉन्ड लेके आ रही है, तो जितने गवर्नमेंट बॉन्ड लेके आएगी तो उतना ही वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगी ना, उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं पाएगी। सो वही चीज़ है कि भाई जो बिजनेस सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स है वही लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। नाउ हमने देखा था कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो एक पर्सन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो वो सेविंग कम करेगा और उसको मार्केट में ज़्यादा लेके आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ जब हम सेविंग को देखते हैं तो सेविंग यहाँ पे पॉजिटिव फंक्शन होगा इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि अगर नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ में सेविंग भी उसकी कम हो जाए, तो वो बंदा यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है। लेकिन कोई हाई इंटरेस्ट रेट पे क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, क्यों ज़्यादा बोरो करके इन्वेस्टमेंट करने की ट्राई करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी तो वैसे ही लो हो जाएगी। तो यहाँ पे सेविंग जो है पॉजिटिव फंक्शन होगा इंटरेस्ट रेट का। लेकिन कोई भी पर्सन बॉन्ड प्रीफर करेगा मनी के ऊपर। और जो हम अब हम इस डायग्राम में देखते हैं ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट के बारे में कि हम कैसे अचीव कर रहे हैं। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमने आर रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर दिया, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लोनेबल फंड्स जो हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और ये जो गवर्नमेंट डेफिसिट वगैरह है इसके थ्रू देखते हैं। तो जो फर्स्ट जो ये है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ लोनेबल ये डिमांड ये लोनेबल फंड्स की डिमांड कर रहे हैं। अब जो है अगर हम इसमें गवर्नमेंट डेफिसिट भी ऐड कर दें तो ये डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इंक्रीज होकर ऊपर चली जाती है। और जो एस है वो हमें शो कर रहे हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। नाउ ये जो एस है, ये शेविंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि ये हमें जो डिमांड है बॉन्ड्स की वो प्रोवाइड कर रहा है कि भाई लोगों के पास जितनी सेविंग होगी वो उतनी डिमांड करेंगे बॉन्ड्स के लिए। और यही हमें सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स की, क्योंकि अगर वो लोन की डिमांड कर रहे हैं, बॉन्ड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो यानी कि वो जब परचेज करेंगे तो जो फंड है वो भी तो सप्लाई होगा ना। तो ये जो सेविंग है ये लोनेबल फंड्स की सप्लाई कर्व को भी शो करता है। नाउ इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। सो इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। अब जो आई प्लस जी माइनस टी है ये हमें कंबाइंड डिमांड शो कर रहा है लोनेबल फंड्स की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट डेफिसिट को भी। तो ये जो है ये बॉन्ड सेल करके फाइनेंस किया जाएगा कि गवर्नमेंट अपना डेफिसिट किस तरह से फाइनेंस करेगी, बॉन्ड सेल कर देगी वो अपने।
तो ये जो है बॉन्ड की सप्लाई को दिखाएगा। अब जब बॉन्ड की सप्लाई कर रही है तो यानी कि वो फंड डिमांड कर रही है ना, तो ये लोनेबल फंड्स की डिमांड कर्व भी बन जाएगा। अब जो शॉर्ट रन में है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो इंटरेस्ट रेट पे तो इन्वर्स रिलेशन हो ही गया, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके साथ में डायरेक्ट रिलेशन होगा कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन कम हो गई तो डिमांड भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए कम ही करेंगे। नाउ सपोज कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अब पहले हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ था, अब ये डिक्रीज होके I1 हो गया, यानी कि डेल आई का चेंज आ गया इन्वेस्टमेंट में। इसकी वजह से जो हमारी ये है, ये डिक्रीज होके यहाँ पे आ जाएगी। इक्विलिब्रियम जब सप्लाई के साथ करेंगे, पहले तो इस पॉइंट पे था, लेकिन अब जब डिक्रीज हो गया तो ये डिक्रीज होके यहाँ पे आ गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट R0 से डिक्रीज होके R1 पे आ गई। तो जब अब R1 पे आई है तो यानी कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है जो डिक्रीज की वजह से इंक्रीज हुआ है वो है बी डिस्टेंस। और जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुई है यानी कि सेविंग डिक्लाइन होनी चाहिए, तो जो डिक्लाइन हुआ है सेविंग में इंटरेस्ट रेट की वजह से वो ए डिस्टेंस हो गया। अब जो सेविंग में डिक्लाइन हुआ है यानी कि वो इंक्रीज होगा कंजम्पशन में भी, तो जो ए डिस्टेंस है वो इक्वल होगा कंजम्पशन के इंक्रीज के भी। अब जो यही जो फंक्शन है, जो इंड्यूस्ड फंक्शन है जो इंटरेस्ट रेट का, यही स्टेबलाइजिंग रोल भी प्ले करता है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो शॉक इसकी वजह से कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड में जो चेंज आ रहे हैं उनकी वजह से जो शॉक मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर देता है या स्टेबलाइज कर देता है इंटरेस्ट रेट। सो नाउ वी टॉक अबाउट द सप्लाई साइड इफेक्ट, कि भाई सप्लाई साइड से क्या इफेक्ट होगा। तो जब सप्लाई साइड की बात है तो यहाँ पे एक जो चीज रह गई वो ये है कि भाई डिमांड साइड की वजह से जो इफेक्ट है that we missed out, I guess, हाँ so yes, first we will see this पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ द क्लासिकल इक्विलिब्रियम, बाद में हम देखेंगे सप्लाई साइड, पहले हम फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में देख लेते हैं। सो जो फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में किस तरह से चेंज होने पे। नाउ सपोज कि भाई पहले तो हमारे पास ये इंटरेस्ट रेट वर्टिकल हो गई और जो लोनेबल फंड्स की डिमांड है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो गई। तो पहले तो हमारे पास सिर्फ आई था, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोन्स की डिमांड कर रहे थे। अब जो जी माइनस टी ये भी ऐड हो गया तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज होके अब राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब जो ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट यहाँ R0 से इंक्रीज होके R1 पे आ गई। अब जो ये इसमें इंक्रीज हुआ है, जो जैसे हमने पहले देखा था कि भाई इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज होने से जो इन्वेस्टमेंट ये जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुई थी उससे जो इंड्यूस्ड इफेक्ट हुए थे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे, सिमिलर इफेक्ट यहाँ पे भी होंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट सिंस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई तो इन्वेस्टमेंट कोई भी पर्सन का वो जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से है वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डिक्लाइन होगा और सेविंग इंक्रीज होगी। तो जो ये पॉइंट जहाँ पे जो ये पॉइंट होगा, ये जो डिस्टेंस है ये शो करेगा डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने की वजह से होगा। और जो ए पॉइंट है, जो ए डिस्टेंस है, ये इंक्रीज इन सेविंग शो करेगा। जो डिक्रीज हुआ था उस टाइम पे ये उल्टा शो कर रहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है और सेविंग्स डिक्लाइन हो रही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रहा है और इंटरेस्ट रेट सेविंग इंक्रीज हो रही है। और जो कंजम्पशन है, क्योंकि सेविंग इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। सो जो
ये जो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट है इसने क्राउड आउट कर दिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो पर्सन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर देगा अपना। सो ये यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर सपोज कि ये जो हमने किसी और तरीके से हमने अभी तक की फिजिकल पॉलिसी की वजह से अभी हुआ था, लेकिन अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी कि भाई गवर्नमेंट प्रिंट कर दे मनी, तो उससे क्या होगा कि भाई क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा, या फिर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट होगा और उसकी वजह से प्राइस चेंज होगा। यानी कि जो इसकी वजह से कि भाई जो इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो इंक्रीज है वो इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो नहीं करेगा एग्रीगेट डिमांड पे, अगर प्रिंटिंग के थ्रू गवर्नमेंट अगर मनी प्रिंट स्टार्ट करे और उसके थ्रू अगर अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करे। नाउ सिंस अब जो फिजिकल पॉलिसी थी, पहले तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, अब हम टैक्स पॉलिसी की बात करते हैं कि भाई डिमांड साइड इफेक्ट क्या होगा टैक्स पॉलिसी का। So, as long as we consider only the effects on demand, analysis of a change in tax produce result that are analogous to those for government spending। कि भाई सपोज कि गवर्नमेंट का जो है टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स कट कर दिया, लेकिन उसको जो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसने इंक्रीज कर दी, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वह एग्रीगेट डिमांड को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो दोनों हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। कि भाई तुमने टैक्स कट की वजह से उसकी डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ा दी, लेकिन जो सिमिलरली उसका जो हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी अगर राइज कर दें, एक साइड तो हमने टैक्स कट कर दिया और दूसरी साइड हमने स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी, तो जो एग्रीगेट डिमांड पे ओवरऑल इफेक्ट होगा वो बैलेंस आउट हो जाएगा और इफेक्ट नहीं होगा। नाउ सपोज कि जो ये यहाँ पे हमने लिख रखा है कि भाई रिवेन्यू टैक्स कट की वजह से गवर्नमेंट का डिक्रीज हो जाएगा, रिवेन्यू लॉस्ट हो जाएगा, और उसको प्रिंटिंग न्यू मनी के थ्रू अगर रिप्लेस कर दिया कि भाई हम न्यू मनी प्रिंट करके उसको रिप्लेस कर देंगे, या फिर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग या किसी और वैसे जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज कर देगी, तो एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। सो टैक्स कट वुड हैव नो इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। सो अब इसके बाद में जो है सप्लाइड साइड इफेक्ट की बात करेंगे। अभी हमने डिमांड साइड की बात की थी जो टैक्स पॉलिसी का था, अब हम सप्लाई साइड की बात करते हैं टैक्स पॉलिसी के। तो जो टैक्स पॉलिसी है उसका सिंस हम इसको लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू देखते हैं कि भाई अगर लेबर मार्केट सपोज कि टैक्स रेट पहले 0.40 था, प्रोपोर्शनल जो टैक्स था यानी कि 40% था, और उसके बाद में टैक्स को डिक्रीज करके 20% या 0.20 कर दिया, तो जो एक लेबर की इनकम है वो कम वेज रेट पे भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब उसको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, तो उसकी जो ओवरऑल डिस्पोजेबल इनकम है वो तो इंक्रीज हो रही है लो वेज रेट पे भी, तो वो जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आउटवर्ड शिफ्ट होगा लेबर की सप्लाई में। तो ए से शिफ्ट होके बी पे आ गई, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, यहाँ से N0 से N1 पे आ गया, और वेज लेवल जो है वो डिक्रीज हो गई, रियल वेज जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो अब जब इसका प्रोडक्शन फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट होगा कि भाई जब प्रोडक्शन ये एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो प्रोडक्शन कर्व जब हम बनाएंगे तो ये शो करेगा कि अर्लियर जो आउटपुट लेवल था वो Y0 था, अब क्योंकि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो गया तो उसका जो आउटपुट लेवल है वो भी इंक्रीज होकर Y1 पे आ जाएगा। सो ये जो है सप्लाई साइड इफेक्ट था, और जो इसका फाइनल ये है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और उस पे आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा टैक्स के डिक्रीज होने का, क्योंकि अब जो है टैक्स ये आउटपुट लेवल जो अर्लियर था, ये जो इंक्रीज्ड आउटपुट लेवल है चेंज की वजह से टैक्स में, तो जो डिमांड है पहले प्राइस लेवल, अब क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस है कि भाई प्राइस लेवल उसका डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस विल बी द इफेक्ट ऑन द प्राइस लेवल।
नाउ मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, क्वांटिटी थ्योरी इन द क्लासिकल सिस्टम, द क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइंस द प्राइस लेवल एंड लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम। कि भाई क्वांटिटी ऑफ मनी है जो प्राइस लेवल और लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम को फाइंड करने में हेल्प करती है। सो इस सेंस में तो इसको हम इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, लेकिन जो इसका दूसरा सेंस है जिसमें क्वांटिटी ऑफ मनी नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ रियल वेरिएबल्स, ये जो रियल वेरिएबल्स है इसको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती रियल वेरिएबल्स जो कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है उनके थ्रू इफेक्ट कर रही है। सो इंटरेस्ट रेट determination by real investment, demand, real saving and real government deficit. So these are the components that helps to determine the interest rate, equilibrium interest rate और real interest rate। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो रियल वेरिएबल्स को है फाइंड आउट करने में या डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं कर रही है, इफेक्ट नहीं करती इक्विलिब्रियम वैल्यूज को इन सब की। सो yes, that's all for the video. Thank you.